हेलो बच्चों, मौसम मंच पर आपका स्वागत है। आइए बेटे, आज अपन शुरू करते हैं एक नया अध्याय जिसका नाम होगा वंशागति और विविधता। तो बेटे, आज इस चैप्टर में, इस लेसन में अपन जानेंगे कि किस तरह से मनुष्य मनुष्य की तरह बोलता है, या किस तरह से मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, या फिर बेटे बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है। तो ये आपको समझना है कि कुछ तो है जिसके आधार पर हमें यह पता चलता है कि मनुष्य मनुष्य की तरह बोलता है और बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह बोलता है। तो इसका मतलब यह है, कुछ ऐसी आनुवांशिकी संरचनाएं होती है जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती है। तो बेटे, इस अध्याय में अपन वंशागति और साथ में विविधता के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं इस लेसन को। तो ये होगा बेटे हमारे पास में, यानी विविधता और साथ में वंशागति। तो यहां अपन देखेंगे बेटे, यहां अपन लेंगे कि वंशागति और साथ में होगी विविधता। तो बच्चों आइएगा, अपन देखते हैं कि वंशागति क्या होती है। तो वंशागति बेटे, बहुत से बच्चे इसको गलत परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि आनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यह आनुवांशिकी कहलाता है। तो बेटे, यहां अपन जानेंगे कि आनुवांशिकी जो होता है ये यहां पर वंशागति और विविधता से मिलकर बना होता है। तो यहां आप सबसे पहले अपन यहां लेंगे वांशिकी। तो बेटे, यहां पर वंशागति और विविधता को पढ़ने से पहले अपन यहां पर एक बड़ी ब्रांच का अध्ययन करेंगे और यह होगा आनुवांशिकी। तो बच्चों, आनुवांशिकी क्या होती है? तो आनुवांशिकी दो क्रियाओं का एक अध्ययन है। तो पहली क्रिया तो यहां पर आपको याद रखना है, यह क्रिया होगी आनुवांशिकता। पहली क्रिया बेटे आनुवांशिकता होगी और दूसरी क्रिया यहां पर आपको याद रखना है और यह क्रिया होगी विविधता। विविधता, या फिर इसे आप कहेंगे विभिन्नताएं। विभिन्नताएं। तो बच्चों यहां पर आप देखो कि आनुवांशिकी दो क्रियाओं से मिलकर एक बना शब्द है, जिसमें पहले आनुवांशिकता, या फिर इसे आप कह सकते हैं वंशागति। आनुवांशिकता, या फिर इसे आप कहेंगे वंशागति। तो आइएगा अपन देखते हैं कि वंशागति और विविधता क्या है। तो बेटे, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आनुवांशिकी ये दो क्रियाओं का एक संबंध है, जिसमें अपन एक तो वंशागति के बारे में अध्ययन करेंगे और एक अपन विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि वंशागति या विविधता क्या है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनकों के लक्षण होते हैं, ये जनकों के लक्षण माता पिता के अंदर मतलब माता पिता के जो लक्षण हैं वह बच्चों के अंदर स्थानांतरित होते हैं। तो ये बच्चों के फिर उनके बच्चों के अंदर स्थानांतरित होते हैं। तो ये जितने भी आनुवांशिकी लक्षण होते हैं ये अपने जनकों से अपनी संतानों में जाते हैं। तो बेटे, आनुवांशिकी लक्षणों का यानी जनकों से अपनी संतानों के अंदर जाना यह कहलाता है वंशागति या फिर आनुवांशिकता। तो ये यहां पर आप ध्यान रखना, आनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो बच्चों, आपने यहां पर क्या याद हुआ कि आनुवांशिकता जो आप पहले परिभाषा देते थे कि आनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यह आनुवांशिकी है, लेकिन गलत है। यह जो परिभाषा है यह वंशागति की है। तो वंशागति का मतलब यह होता है कि जो जनक होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वो बेटे उनकी संतानों में जाते हैं, फिर वो लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं। यही कारण होता है कि जो संतति होती है वो गुणों के अंदर या उनमें कुछ लक्षणों के अंदर वो अपने जनकों से समानता दर्शाती है। तो यहां पर आपको क्या याद हुआ कि आनुवांशिकता जो है वह आनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना है। अब बेटे, ये जिस रूप में जाएंगे तो याद रखना ये किस रूप में जाएंगे, लक्षण जीन के रूप में जाएंगे। तो जीन के रूप में जब जाएंगे तो जीन यहां पर क्या कहलाएगी,
आनुवांशिकी इकाई कहलाएगी, आनुवांशिकी इकाई। तो ये आपको याद रखना है कि जिस रूप में ये आनुवांशिकी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो बेटे वह जीन के रूप में जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो जीन होती है ये आनुवांशिकी इकाई है। अब फिर वह क्वेश्चन बनता है कि ये जो लक्षण होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते तो जीन के माध्यम से हैं या जीन के रूप में हैं, लेकिन बेटे किसके ऊपर बैठकर जाते हैं? गुणसूत्रों के ऊपर। तो फिर यहां पर आपको याद रखना है कि जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र, ये गुणसूत्र कहलाते हैं यानी आनुवांशिकी वाहक। ये गुणसूत्र यहां पर होंगे आनुवांशिक वाहक। तो बच्चों आपको याद रखना है कि आनुवांशिकी, आनुवांशिकी में पहला पार्ट अपन यहां पर लेंगे आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता के बारे में आपको क्या पता लगा कि आनुवांशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना या फिर आनुवांशिकी लक्षणों का अपने जनकों से उनके संतानों में स्थानांतरित होना। तो इस घटना को अपन आनुवांशिकता या वंशागति कहेंगे। जिस रूप में यह आनुवांशिकी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो वह जो है जीन के रूप में जाएंगे और जीन गुणसूत्रों पे सवार होकर और ये जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो गुणसूत्रों को यहां पर अपन कहते हैं आनुवांशिक वाहक। तो बच्चों यहां पर आपको याद रखिएगा आनुवांशिकी, इसकी जो इकाई है वह जीन है और गुणसूत्र आनुवांशिकी वाहक है। दूसरा पार्ट यहां पर अपन लेंगे तो ये लेंगे बच्चों यहां पर विविधता। तो विविधता का मतलब क्या है कि जैसे जनक है, अब जनक से उनकी संतानें बनी, लेकिन बेटे आप सब जानते हैं कि जो संतानें होती है वह हूबहू अपने जनकों के समान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो जनक से लक्षण संतति में जाएंगे तो बेटे यहां पर एक घटना घटती है जीन विनिमय। उस जीन विनिमय के कारण संतति में विभिन्नताएं आती है और ये विभिन्नताएं जब पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है तो एक समय ऐसा आता है कि ये जो संतति है ये अपने पहले वाले पूर्वजों से थोड़ी अलग दिखाई देने लगती है, यानी ये जैव विकास में मदद करती है। तो आइए देखते हैं विविधता क्या होती है। तो विविधता का माने होता है यानी संतति में पाए जाने वाली, एक तो याद रखना बेटे शारीरिकी, शारीरिकी, और साथ में आपको याद रखना है यानी कारिकी असमानताएं, असमानताएं। तो यह आपको याद रखिएगा कि जो जनक से जो संतति बनती है उस संतति में यानी शारीरिकी और कारिकी असमानताएं होती है, उस असमानताओं को विविधता या विभिन्नता कहते हैं। तो बच्चों एक बार और समझ लो कि कभी आपने ऐसा सोचा है कि अपन मानव प्रजाति के एक ही तरह के जो है मनुष्य होते हुए भी सब जो है सकल सूरत में अलग अलग क्यों होता है, रंग रूप में अलग अलग क्यों होता है, गुणों में अलग अलग क्यों होता है? तो बच्चों यही विभिन्नता है। कभी आपके सामने आ जाए कि मानव प्रजाति के सदस्य जिनमें गुणसूत्र भी लगभग समान है लेकिन फिर भी सकल सूरत में अलग अलग है, तो उसका कारण आप दे देना, यह कारण आपका यहां पर रहेगा विविधता। तो याद कर लीजिएगा कि एक ही जाति के सदस्यों में या जनकों की संतति में पाए जाने वाली एक तो कारिकी असमानता और एक बेटे शारीरिकी असमानता, तो इस असमानताओं को अपन विविधता कहेंगे। और ये विविधता का जो मेन मुख्य कारण होता है बेटे, इसका जो विविधता का मेन कारण है, ये कारण यहां पर होगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो आपको यह भी याद रखना है कि विविधता जो छुपी हुई होती है ये लैंगिक जनन के अंदर छुपी होती है, क्योंकि लैंगिक जनन जो जंतु करते होंगे उनके अंदर युग्मक बनते हैं और जब युग्मक बनते हैं बेटे तो वहां पर एक घटना घटती है जिसे जीन विनिमय कहते हैं। और जीन विनिमय के माध्यम से माता पिता के जो लक्षण होते हैं ये अपनी संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि ये जो संतति है ये अपने जनकों से अलग दिखाई देने लगती है, यानी नई जाति के रूप में विकसित हो जाती है। तो फिर इसका जो मेन काम होगा, इसका जो कार्य है, ये जैव विकास में मदद करेगी बेटे, जैव विकास में सहायक, जैव विकास में सहायक। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि विविधता क्या है, एक ही जाति के सदस्यों में पाए जाने वाली शारीरिकी असमानता और कारिकी असमानता। बेटे शारीरिकी असमानता का मतलब होता है कि जो जनक से संतति बनती है वह गुणों के अंदर
वह रंग रूप आकार के अंदर अलग अलग होती है, अपने जनकों से थोड़ी भिन्न होती है, तो यही भिन्नता विभिन्नताएं कहलाती है या फिर जो है विविधता कहलाती है। ये विविधता का जो मेन रीजन है, मेन कारण है, वह है लैंगिक जनन। जो सजीव लैंगिक जनन करते होंगे वह आपस में बेटे जनक से संतति में विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, और ये विभिन्नताएं मदद करती है आगे चलकर जैव विकास में या फिर नई जाति की उत्पत्ति में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो विविधताएं होती है बेटे, इसको आगे अपन 2 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। तो देखिएगा कि 2 पार्ट कौन से होंगे विविधता के। तो यहां अपन लेते हैं विविधता, विविधता। तो विविधताएं बेटे 2 तरह की होती है। पहली विविधता को अपन कहेंगे यहां पर कायिक विविधता, या विविधता को विभिन्नताएं भी कहेंगे, विभिन्नताएं। तो विभिन्नताएं या विविधता 2 प्रकार की होगी। पहले कायिक विभिन्नता, और एक विभिन्नता होगी यहां पर, और यह विभिन्नता होगी जननीय विभिन्नता। तो विभिन्नता के 2 प्रकार होंगे, पहले तो कायिक विभिन्नता और दूसरी विभिन्नता होगी यहां पर यानी जननीय विभिन्नता। बेटे कायिक विभिन्नता जो होगी यह उत्पन्न होगी वातावरणीय प्रभाव के कारण, वातावरणीय प्रभाव के कारण, वातावरणीय प्रभाव के कारण। और यह विभिन्नता आनुवांशिक, यह विविधता आनुवांशिक नहीं होगी। यानी ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कायिक विभिन्नताएं हैं, ये कायिक विभिन्नता वातावरणीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है, और ये आनुवांशिक नहीं होती है, ये जंतु की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, तो बेटे उसकी पेशियां बलिष्ठ होती है, तो बलिष्ठ उसी की होगी ना कि उसके साथ रहने वाली की होगी। तो इतना समझ लेना कि वातावरणीय प्रभाव के कारण, वातावरणीय प्रभाव के कारण सजीव के अंदर जो विभिन्नताएं आएगी, जो असमानताएं आएगी, उन असमानताओं को अपन विभिन्नताएं कहेंगे। और ये विभिन्नताएं आनुवांशिक नहीं होती है, ये जंतु की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। तो बेटे ये तो विभिन्नताएं हैं कायिक विभिन्नताएं। जननीय विभिन्नताएं जो होगी ये किस तरह से उत्पन्न होगी? ये उत्पन्न होगी जीनी संरचना, जीनी संरचना में परिवर्तन, जीनी संरचना में परिवर्तन। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो जननीय विभिन्नताएं उत्पन्न होगी ये जीनी संरचना में बदलाव के कारण आएगी, और जीनी संरचना में बदलाव के कारण ये विभिन्नताएं फिर 2 प्रकार की होगी बेटे। एक तो होगी सतत विभिन्नताएं, सतत विभिन्नताएं, सतत विभिन्नताएं। और दूसरी यहां पर आपको याद रखना है यह विभिन्नता होगी असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं। अब यहां पर जो सतत विभिन्नताएं हैं, ये सतत विभिन्नताओं का जो स्रोत है, जो स्रोत है बेटे, ये स्रोत होता है यानी जीन विनिमय, जीन विनिमय। तो ये याद रखिएगा कि सतत विभिन्नताओं का जो स्रोत है ये है जीन विनिमय। अब ये जीन विनिमय क्या है और ये सतत क्यों कहा? तो जो भी जंतु, जो भी सजीव लैंगिक जनन करता है, तो बेटे लैंगिक जनन के दौरान युग्मकों की आवश्यकता होती है, और युग्मक निर्माण के समय एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इसकी एक अवस्था होती है बेटे प्रोफेज की पेकाइटिन अवस्था। वहां पर क्या होता है? जीन विनिमय होता है, और जीन विनिमय के दौरान जो माता पिता के गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, और इनके अदला बदली के साथ साथ जो माता पिता के लक्षण है वो बेटे गुणसूत्रों में जाते हैं, और उन गुणसूत्रों से जब संतान बनती है तो संतान के अंदर माता पिता के लक्षण स्थानांतरित हो जाते हैं। तो याद रखना कि अगर जीन विनिमय के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, उन विभिन्नताओं को सतत विभिन्नताएं कहते हैं, और यही सतत विभिन्नताएं सामान्य सजीवों के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर सजीव अपने जनकों से अलग दिखाई देता है। तो सतत विभिन्नता का स्रोत होगा जीन विनिमय। दूसरी विभिन्नता है बच्चों यहां पे असतत विभिन्नता। असतत विभिन्नता का जो स्रोत होगा, यह स्रोत होगा यहां पर
उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। अब ये तो वो वाली बात है कि कभी कभी अचानक मनुष्य के सींग आ जाए तो आप कहोगे ये अचानक क्या हो गया। तो अचानक किसी प्रजाति में अचानक कोई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो उस घटना को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये उत्परिवर्तन बेटे अचानक होते हैं, और अचानक होते हैं तो कभी कभी होते हैं, लगातार नहीं होते हैं। तो इनसे जो अचानक असमानता सजीव के अंदर आएगी तो उस अचानक आने वाली असमानता को आप कहेंगे असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं। इसका मेन स्रोत होता है बेटे ये उत्परिवर्तन। तो एक बार आप यहां से वापस दोहरा लीजिएगा कि आज अपन ने जिस अध्याय को शुरू किया उस अध्याय का नाम है यानी वंशागति और विविधताएं। तो बेटे वंशागति और विविधताएं मिलकर एक बड़ी शाखा बनाती है। उस शाखा को अपन ने क्या कहा, आनुवांशिकी कहा। तो आनुवांशिकी के अंदर बेटे दो पार्ट इसके कर देते हैं अपन। एक तो अपन ने किया वंशागति और दूसरा किया अपन ने विविधता। तो बेटे फिर अपन आ जाते हैं वंशागति पर। तो वंशागति में आपको क्या याद हुआ, वंशागति में आपको याद हुआ कि जो जनकों के आनुवांशिकी लक्षण होते हैं, जो माता पिता के आनुवांशिकी लक्षण होते हैं, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, तो यह कहलाता है वंशागति। जिस रूप में आनुवांशिकी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो बेटे ये जो जिस रूप में जाएंगे वो जीन होगी। तो फिर जीन क्या है, तो जीन आनुवांशिकी की इकाई है। तो ये ध्यान रखना, जिस पर बैठकर ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निषेचन के माध्यम से जाएगी तो बेटे वो क्या होंगे, वो गुणसूत्र होंगे। तो दूसरे नंबर पे आपको क्या याद हो गया कि गुणसूत्र क्या है, ये गुणसूत्र आनुवांशिकी वाहक हैं। तो वंशागति में एक तो परिभाषा याद करनी है, एक इकाई याद करनी है और तीसरा वाहक याद करना है। दूसरा पार्ट बेटे अपन ने शुरू किया विविधता। तो फिर मैं आपसे वापस दोहराता हूं कि विविधता बेटे ये है कि मानव प्रजाति के सारे सदस्य समान गुणसूत्रों वाले होकर भी रंग रूप में, साइज में, है ना बेटे, बालों के घुंघराले होने में, इन सब में कुछ न कुछ असमानता प्रदर्शित करते हैं। तो इस असमानता का जो कारण है ये विभिन्नता है या विविधता है। तो परिभाषा कैसे याद करोगे कि एक ही जाति के जो सदस्य हैं उनमें शारीरिक रूप से, उनमें कार्यकी रूप से पाई जाने वाली जो असमानता है, इस असमानता को विविधता कहेंगे। और यह असमानता लैंगिक जनन के माध्यम से बेटे पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है। तो लंबे समय बाद जो सजीव है वो अपने पहले वाले पूर्वजों से अलग दिखाई देने लगता है और इसे अपन कहेंगे जैव विकास। तो जैव विकास ऐसे होता है बेटे कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं या जो विभिन्नताएं होती है, ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि यह सजीव पहले वाले सजीव से अलग दिखाई देने लगता है, यानी यह सजीव एक नई जाति के रूप में विकसित हो गया। तो इसे अपन विभिन्नताएं कहते हैं। तभी तो डार्विन ने इन्हें तो स्पोर्ट्स कहा और उत्परिवर्तन ने बेटे यानी ह्यूगो डी वरीज ने इन्हीं विभिन्नताओं को उत्परिवर्तन कहा। ये जो विभिन्नताएं हैं ये दो तरह की होती है। तो पहली विभिन्नता बेटे आपको याद रखना है कायिक विभिन्नता होती है और दूसरी विभिन्नता आपको याद रखना है यह जननीय विभिन्नता होती है। कायिक विभिन्नता का क्या मतलब है कि ये किसी जीनी प्रभाव के कारण उत्पन्न नहीं होगी। ये जो विभिन्नताएं हैं ये वातावरणीय प्रभाव के कारण, यानी जो सजीव जिस वातावरण में रहेगा तो उस वातावरण के अनुसार उसके शरीर में कुछ बदलाव आ जाएंगे। तो बेटे ये जो बदलाव आए हैं ये केवल उसी के अंदर आए जो जिस वातावरण में रहेगा, और ये विभिन्नताएं आनुवांशिक नहीं होती है। जिस सजीव में वातावरण के बदलाव के कारण ये जो परिवर्तन आएंगे उसी सजीव के अंदर ये विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और ये उस जंतु की मृत्यु के साथ ही समाप्त भी हो जाएगी। तो ये विभिन्नताएं तो है कायिक विभिन्नताएं। फिर अपन आगे बढ़े तो फिर दूसरी विभिन्नता आ रही है यहां पर जननीय विभिन्नता। तो याद रखना ये जनन के कारण उत्पन्न होगी। अब जनन के कारण यानी कौन सा जनन, लैंगिक जनन। जब लैंगिक जनन होगा तो बेटे उसकी जीनी संरचना में बदलाव आएगा। तो
जननीय विभिन्नताओं का मेन कारण आपको याद रखना है कि यहां पर जीनी संरचना में बदलाव। तो जीनी संरचना में बदलाव जब आएगा तो बेटे उस सजीव की जो जीनोटाइप है वह भी बदलेगा, और ये दो तरह का बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा। तो फिर जननीय जो विभिन्नता है ये बेटे दो प्रकार की होगी, एक तो सतत विभिन्नताएं और एक असतत विभिन्नताएं। सतत विभिन्नताओं का जो स्रोत होगा वह जीन विनिमय होगा, और ये जीन विनिमय कब होगा तो ये याद रखना, ये होगा लैंगिक जनन के दौरान। लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में एक विभाजन होगा जिसको अपन कहेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन। तो ये आपको दोनों याद रखना है कि जीन विनिमय जब लैंगिक जनन होगा तो बेटे युग्मक बनेंगे, और युग्मक बनेंगे तो वहां पर अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, और अर्धसूत्रीय विभाजन में एक घटना होगी जिसे जीन विनिमय कहेंगे, और जीन विनिमय के माध्यम से माता पिता के जो गुणसूत्रों का जोड़ा होता है उस जोड़े के अंदर कुछ खंडों की अदला बदली होती है, और अदला बदली के साथ में माता पिता के जो लक्षण होते हैं वह भी संतानों के अंदर चले जाते हैं। यहां पर माता पिता के जो लक्षण है सतत विभिन्नताओं के माध्यम से जाते हैं। दूसरी विभिन्नता यहां पर असतत विभिन्नताएं हैं। तो असतत विभिन्नताओं का स्रोत उत्परिवर्तन है, और उत्परिवर्तन बेटे रेगुलर नहीं होता है। ये जो उत्परिवर्तन है अचानक होता है, और अचानक बदलाव आने के कारण सजीव में परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन को अपन उत्परिवर्तन, और उससे जो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी उन विभिन्नताओं को अपन असतत विभिन्नताएं कहते हैं। तो बेटे ये पहला टॉपिक था हमारा, यानी विविधता और साथ में वंशागति। आओ अपन दूसरे अध्याय उसके तरफ आगे चलते हैं, टॉपिक की तरफ। तो वह टॉपिक होगा हमारा दूसरा टॉपिक यहां पर शुरू होता है, यह है मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावली। तो बच्चों यहां पर आपको भी पता है कि मेंडल ने दो अलग अलग गुणों वाले पौधों के बीच में संकरण करवाया। तो बेटे संकरण कोई इतना आसान नहीं है कि एक लंबा पौधा लिया एक बौना पौधा लिया दोनों को क्रॉस करवा दिया और ये हो गया संकरण, ऐसे नहीं होगा। इसकी भी कुछ अवस्थाएं होती है और कुछ शब्द होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये यहां से अपन शुरू करते हैं। तो मेंडल के प्रयोग की पहली शब्दावली होगी और ये होगी यहां पर विपुंसन। विपुंसन, इसको बेटे इंग्लिश में कहते हैं इमेस्क्यूलेशन, यानी इमेस्क्यूलेशन। विपुंसन यानी से यहां बोला जाता है इमेस्क्यूलेशन। तो आइएगा, यहां पर मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया कि दो पौधों को लिया। ये दो पौधों को यहां पर लिया, तो एक पौधा यहां पर लिया बेटे लंबा, इसको कैपिटल टी से यहां पर प्रदर्शित किया। तो ये पौधा कैसा लिया इसने, लंबा लिया, मटर का पौधा। एक पौधा यहां पर लिया इसने, तो इस तरह से ये लिया पौधा स्मॉल टी के रूप में, और ये पौधा यहां पर लिया तो बेटे ये पौधा था यहां पर बोना। अब यहां पर ये जो लंबापन है ये जहां लिखा बेटे ये प्रभावी के रूप में यहां पर अपन काम में लेंगे, और जिसे यहां लिखा इसको लेंगे अप्रभावी के रूप में। तो बच्चों यहां पर पहले जानकारी लो अच्छी तरह से कि यहां पर विपुंसन जो होगा ये संकरण जब करवाया जाएगा तो दो अलग अलग गुणों वाले पौधे यहां पर लिए जाएंगे। एक तो प्रभावी गुणों वाला पौधा लिया जाएगा और एक अप्रभावी गुणों वाला पौधा लिया जाएगा। तो यहां पर जो लंबा है या बोना है, किसी को भी एक को आपको क्या मानना पड़ेगा, यानी मादा पुष्प मानना पड़ेगा, और दूसरे को आपको मानना पड़ेगा बेटे नर पुष्प। तो ये ध्यान रखना प्रयोग करने के लिए कि सबसे पहले तो एक तो मादा पुष्प का चयन करना पड़ेगा और दूसरा आपको चयन करना पड़ेगा नर पुष्प का। अब देखो कि अगर आपने यहां पर बिना चयन किए हुए अगर इस पौधे के परागकणों को इसी पर लेकर आ गए तो ये लंबे से लंबाई पौधा बनेगा। अगर बोने पौधे के परागकणों को इसी पर लेकर आ गए तो बेटे बोने से बोनाई पौधा बनेगा। तो संकरण करवाने के लिए दो अलग अलग गुणों के पादप लिए जाते हैं। अब दो अलग अलग गुणों के पादप लिए तो एक पादप के पुष्प को अपन को मादा और दूसरे पादप के पुष्प को अपन को नर पुष्प के रूप में माना। अब देखना, यानी चुने गए जो मादा पुष्प है वो चुने गए मादा पुष्प के जो पुंकेसर है इन पुंकेसरों को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो इनको हटाना या चुने गए मादा पुष्प से पुंकेसरों को हटाना ये विपुंसन है। तो कैसे याद करोगे कि सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या याद करना है कि यहां पे मादा पुष्प का चुनाव करना है। पहले तो याद रखना बेटे मादा पुष्प का चुनाव करना है और मादा पुष्प के चुनाव के बाद में यहां से पुंकेसर हटाना है।
यानी पुंकेसर हटाना। तो पुंकेसरों का हटाना यही क्रिया कहलाती है विपुंसन। विपुंसन। और यह विपुंसन क्यों किया गया? तो फिर आपको याद रखना, यह किया गया स्वपरागण को रोकने के लिए, स्वपरागण को रोकने के लिए। तो यह भी आपको याद रखना है कि विपुंसन क्यों किया जाता है, क्योंकि आप देखो कि अगर आपने यहां से इस मादा पुष्प को जो चुना है, अगर ये पुंकेसर यहां से नहीं हटाए गए तो बच्चों क्या होगा, ये पुंकेसर यहां से सीधे इसकी वर्तिकाग्र पर आएंगे और वर्तिकाग्र से जो है युग्मक वह अंडकोशिका तक आएंगे और लंबे पौधे से लंबा ही पौधा बनेगा। तो विपुंसन क्या है कि चुने गए मादा पुष्प से वहां से उसके पुंकेसरों को हटा देना, यह विपुंसन कहलाता है। और विपुंसन जो है वह स्वपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले जब प्रयोग करना होगा तो बेटे अपन मादा पुष्प का चुनाव करेंगे और जिस पुष्प को मादा के रूप में अपन चुनाव कर लेंगे तो उस पुष्प से सबसे पहले पुंकेसरों को हटाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पुष्प होता है वह द्विलिंगी होता है, उसमें नर जननांग भी मौजूद होते हैं और उसमें मादा जननांग भी मौजूद होते हैं। तो चुने गए पुष्प से पुंकेसरों को हटा देना यह कहलाता है बच्चों यानी विपुंसन। तो विपुंसन क्यों किया? क्योंकि वहां पर अगर नहीं हटाते तो उसी पौधे के परागकण उसी वर्तिकाग्र पर आ जाते, यानी कौन सी क्रिया होती? स्वपरागण। तो बेटे विपुंसन कैसे किया जाता है? स्वपरागण को रोकने के लिए। तो एक तो यह हो गया। उसके बाद में अब दूसरा पार्ट जो आएगा बेटे वो आएगा थैलीकरण, यानी यहां पर यह आएगा थैलीकरण। तो यह याद रखना विपुंसन के बाद में थैलीकरण आएगा। अब थैलीकरण में क्या हुआ कि अपन ने यहां से पुंकेसर तो हटा दिए, अब पुंकेसर हटाने के बाद में इसको यहां से इस तरह से आपको ये किसी थैली से ढककर इसको बांध दिया जाएगा। तो यह घटना कहलाएगी थैलीकरण। तो थैलीकरण में आपको क्या याद करना है कि यहां पर ये विपुंसित, ये कोई पुष्प है जिसको अपन कहेंगे विपुंसित पुष्प, यानी ऐसा पुष्प जिससे पहले क्या हटा दिए गए हैं? पुंकेसर हटा दिए गए हैं। तो उस पुष्प को कहा जाता है विपुंसित पुष्प। और विपुंसित पुष्प को आगे चलकर थैली से ढकना, यह ध्यान रखना, थैली से ढकना। तो बेटे ये ध्यान रखिएगा कि विपुंसित पुष्प है और विपुंसित पुष्प को थैली से ढकना, तो यह घटना कहलाएगी थैलीकरण। और थैलीकरण का जो यूज होगा यानी ये क्यों की, तो फिर आपको याद रखना है ये किसके वजह से की? अवांछित पर परागण, अवांछित पर परागण को रोकने के लिए, अवांछित पर परागण को रोकने के लिए। तो बच्चों ये याद करना है कि सबसे पहले तो अपन को क्या करना है? विपुंसन करना है। तो विपुंसन के दौरान जो मादा पुष्प का चुनाव किया जाता है उससे पुंकेसरों को हटाना पड़ता है। तो ये तो कहलाता है विपुंसन। और क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है स्वपरागण को रोकने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है बेटे थैलीकरण यानी बैगिंग। तो थैलीकरण में क्या होगा कि जिस मादा पुष्प से हमने पुंकेसरों को हटा दिया है तो वहां पर अगर नहीं हटाया तो किसी दूसरे पुष्प का परागकण वहां पर आ जाएगा और वहां आकर बेटे उसे परागित कर देगा। तो फिर इसको रोकने के लिए हमें उसे थैली से ढकना पड़ेगा। तो थैली से ढकना पड़ेगा किसके लिए किया? अवांछित पर परागण को रोकने के लिए, जिसे अपन नहीं चाह रहे कि किसी दूसरे पुष्प का परागकण उस पर आए, तो उसको रोकने के लिए यहां पर किया जाएगा यानी थैलीकरण। तो बच्चों दो पॉइंट हमारे पूरे हो गए। विपुंसन याद कर लीजिएगा और दूसरा है थैलीकरण। आइए अगली जो शब्दावली होगी, अगली शब्दावली नंबर 3, और इसको आप कहेंगे कारक। कारक तो ये याद रखना, कारक ये आज के जमाने की कारक को अपन जीन कहते हैं। तो मेंडल ने उस जमाने में उसे कारक कहा और आज बेटे जॉनसन ने उन्हीं कारकों को जीन कहा। तो जीन तो समझ में आ जाता है भाई, जीन क्या है कि हमारे अंदर जितने भी लक्षण हैं हर लक्षण के लिए जिम्मेदार कौन होती है? जीन होती है। तो बेटे जीन ही उस जमाने का, मेंडल के जमाने का क्या था? कारक था। तो इसका मतलब आप इसको कैसे जानोगे? यानी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने वाली रचना, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, यानी लक्षण
विशेष को नियंत्रित करने वाली रचना, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि लक्षण विशेष को नियंत्रित करने वाली रचना बेटे ये कारक कहलाती है। ये कारक यहां पर ये दो तरह के होते हैं। एक तो यहां पर इसको प्रभावी कारक भी आपने नाम सुना होगा, प्रभावी कारक। और ये जो प्रभावी कारक है ये हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, बड़े अक्षर में इसको लिखा जाता है। और ये जो प्रभावी कारक है ये बेटे दोनों अवस्थाओं में, सम युग्मनज अवस्था में भी अपना प्रभाव दिखाएगा और विषम युग्मनज अवस्था में भी अपना प्रभाव दिखाएगा। तो याद रखना, जो कारक अपना प्रभाव दिखाता है उसे प्रभावी कारक कहते हैं और इसे हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। जैसे यहां पर देखो बेटे कि ये बड़ा अक्षर है लंबेपन का, लेकिन ये तो समयुग्मनज अवस्था है, और ये बड़ा अक्षर लंबेपन का है, छोटा अक्षर बोनेपन का है, लेकिन फिर भी इसे आप लंबाई कहोगे तो ये विषम युग्मनज अवस्था में रखा जाएगा। तो याद रखना कि जो प्रभावी कारक है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखा जाता है और बेटे ये सम युग्मनजी और विषम युग्मनजी यानी दोनों कारक अगर समान लक्षणों वाले हैं, यहां देखो यहां दोनों कारक, ये भी प्रभावी लंबा और ये भी प्रभावी लंबा, तो दोनों कारक अगर समान लक्षणों वाले हैं उसे समयुग्मनजी कहोगे, और दोनों कारक अलग अलग लक्षणों वाले हैं, जैसे एक तो लंबेपन का है और एक बोनेपन का है, तो बेटे इसे कहोगे विषम युग्मनजी। तो प्रभावी जो कारक होता है वह समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। दूसरा कारक याद रखिएगा कि दूसरा कारक को यहां पर बोलते हैं अप्रभावी कारक। दूसरा कारक जो बेटे आपको याद रखना है वह है अप्रभावी। तो अप्रभावी कारक ऐसा होता है जिसे अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से इसको प्रदर्शित करेंगे। और इसे हमेशा, जैसे मान लो बोना है तो बेटे स्मॉल टी में ही लिखा जाएगा, यानी इसके साथ में अगर आपने बड़ा अक्षर लिख दिया तो फिर ये प्रभावी नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, मतलब अप्रभावी नहीं रहेगा, ये प्रभावी हो जाएगा। तो अप्रभावी के लिए यह शर्त है कि दोनों कारक हमेशा छोटे अक्षरों में लिखे जाएं, यानी केवल कौन सी अवस्था, तो यह अवस्था कहलाती है समयुग्मनजी अवस्था। तो बच्चों याद रखना कि ये जो कारक हैं इसके दो रूप होते हैं, एक तो प्रभावी कारक होता है जिसे बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, और एक अप्रभावी कारक होता है जिसे छोटे अक्षर में लिखा जाता है। प्रभावी जो कारक है यह समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी दोनों अवस्थाओं में अपने प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, जबकि जो अप्रभावी कारक है इसे छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा और केवल समयुग्मनजी अवस्था में ही अपना प्रभाव दिखाएगा। तो बेटे ये हमारे पास में तीसरी शब्दावली थी, यानी कारक। कारक के बाद में नंबर 4 पर अपन चले तो बेटे यहां पर आता है एलिल, यानी एलिल, इसे आप लिख सकते हैं युग्म विकल्पी। अब आप ध्यान रखना कि यहां पर हमारे पास में कोई जीन है, ये जीन, अब जीन के पास में बेटे एक लक्षण है जिसको अपन कहेंगे लंबाई, ये अपन ने कहा लंबाई। तो लंबाई के पास में दो विकल्प हैं, एक तो लंबेपन का विकल्प है यहां पर, और एक विकल्प है यहां पर बोनेपन का, यानी बोनेपन का। तो याद रखना यही युग्म विकल्पी है, यानी युग्म विकल्पी का माने कि किसी जीन के पास में किसी गुण के दो विकल्प का होना। तो बेटे दो विकल्प का होना यह युग्म विकल्पी है। जैसे मान लो आप ले लो कि अपने जीन का एक लक्षण चुन लिया लंबाई का, तो बेटे लंबाई के पास में कितने विकल्प है, दो, एक तो लंबेपन का है और एक बोनेपन का है। अपन ने लक्षण चुन लिया बीज की आकृति का, तो बीज की आकृति के कितने विकल्प है, दो,
या तो गोल होगा या फिर झुर्रीदार होगा। तो जिनके पास में किसी गुण के दो विकल्प का होना यह युग्म विकल्पी कहलाता है। और ये दोनों के दोनों जो युग्म विकल्पी है, इसके यहां पर मान लेते प्रभावी है और यहां पर मान लेते हैं यह अप्रभावी है। तो बेटे दोनों के दोनों ये समान लोकस पर उपस्थित होंगे, समान लोकस पर उपस्थित, यानी जो गुणसूत्र होंगे तो गुणसूत्रों के अंदर ये दोनों के दोनों समान लोकस पर उपस्थित होंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना, एलिल यानी युग्म विकल्पी। तो बेटे युग्म विकल्पी क्या होता है? युग्म का माने जोड़ा होता है और विकल्पी का माने एक तरह से विकल्प क्या है। तो जीन के पास में हर एक जो गुण होता है उसका लक्षण होता है, उसके दो विकल्प होते हैं बेटे, इन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जिनके दो से ज्यादा विकल्प होते हैं, उन्हें बहुविकल्पी कहा जाता है। लेकिन यहां आपको याद रखना है युग्म विकल्पी। तो युग्म विकल्पी के पास में जीन का कोई लक्षण होगा तो इस लक्षण को कहेंगे अपन, जैसे मान लो लंबाई का है या आकृति का है तो यह लक्षण है। और इस लक्षण के पास में बेटे दो विकल्प हैं, यानी लंबेपन का या फिर बौनेपन का। तो इसे कहा अपन ने युग्म विकल्पी। तो युग्म विकल्पी भी क्लियर हुआ बेटे कि यहां पर जीन के पास में किसी गुण के दो विकल्प का होना यह कहलाता है युग्म विकल्पी। और युग्म विकल्पी जो है वह हमेशा जो समजात गुणसूत्र होते हैं उसके समान स्थिति पर ये उपस्थित होते हैं, यानी समान लोकस पर उपस्थित होते हैं। अब यहां पर आइएगा, आगे बढ़ते हैं चौथे 5वें नंबर पर। तो 5वां जो यहां पर है यह है हमारे पास में सम युग्म नजी। अगला जो बेटे शब्दावली है यह है सम युग्म नजी। तो सम युग्म नजी का माने क्या है? यानी युग्म विकल्पी के दोनों कारक, यानी यहां पर ये जो दोनों कारक होंगे युग्म विकल्पी के दोनों कारक, ये दोनों कारक कैसे होंगे? समान लक्षणों वाले होंगे, समान लक्षणों वाले। युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान लक्षणों वाले। जैसे आपने यहां पर लिखा कैपिटल टी, या फिर आपने लिखा बेटे छोटा टी और छोटा टी। तो ये दोनों को दोनों सम युग्मनजी है, क्योंकि यहां पर ये जो युग्म विकल्पी है उसके दोनों कारक बेटे कैसे हैं? प्रभावी हैं। और यहां पर आप देखो यहां भी दोनों कारक वह क्या है? समान है लेकिन अप्रभावी हैं। तो सम युग्मनजी का माने कि ऐसा युग्मनज जो समान लक्षणों वाले युग्मकों के संयोजन से बना हो तो इसे कहा जाता है युग्म विकल्पी और सम युग्मनजी। तो सम युग्मनजी में बेटे इस तरह से याद कर लेना कि जो भी दे रखा होगा वह अंग्रेजी के दोनों लक्षणों में समान रूप से दे रखा होगा, या तो बड़े अक्षरों में लिखा गया होगा या फिर छोटे अक्षरों में लिखा गया होगा। तो इसे अपन यहां पर कहेंगे सम युग्मनजी। सम युग्मनजी के बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। तो बेटे अगला जो आएगा यहां पर वो आएगा यहां पर सम युग्मनजी के बाद में छठे नंबर पर अपन लेते हैं, और ये यहां पर होगा छठे नंबर पर विषम युग्मनजी। छठे नंबर पर यहां पर होगा विषम युग्मनजी। अगला जो यहां पर होगा यह होगा विषम युग्मनजी। तो विषम युग्मनजी का क्या मतलब है? यानी जो दोनों कारक होंगे यहां पर विषम युग्मनजी में जो दोनों कारक होंगे ये दोनों कारक होंगे असमान लक्षणों वाले, असमान लक्षणों वाले। तो ये आपको याद रखना है कि विषम युग्मनजी में युग्म विकल्पी के जो दोनों कारक हैं वो असमान लक्षणों वाले हैं। कैसे हैं? जैसे मैंने एक बार कैपिटल टी और बेटे स्मॉल टी लिखा, फिर मैंने यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लिखा। तो आप यहां पर देखो कि यहां पर जो युग्मनज बना, यानी ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी का जो युग्मनज बना, इसमें एक विकल्पी तो है बेटे प्रभावी लक्षण वाला और एक विकल्पी है अप्रभावी लक्षणों वाला। तो यहां पर विषम युग्मनजी का मतलब कि बनने वाला जो युग्मनज है वह किससे बना? वह एक तो प्रभावी कारक और एक अप्रभावी कारक के संयोजन से जो युग्मनज बना उसे कहते हैं विषम युग्मनजी। और विषम युग्मनजी में याद रखना बेटे कि हमेशा एक कारक
अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाएगा और दूसरा कारक अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाएगा। तो ये आप देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी विषम युग्मनजी है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी विषम युग्मनजी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी विषम युग्मनजी है। तो आइए पहचानो कि इसमें कितने तो सम युग्मनजी होंगे और कितने विषम युग्मनजी होंगे। तो यहां मेरे पास में है कैपिटल टी, यहां पर है बेटे कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पर है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, या यहां पर आप ले लीजिएगा डी और कैपिटल डी या कैपिटल ई और स्मॉल ई। तो यहां अगर बेटे आपसे कहें कि यहां सम युग्मनजी कितने हैं, तो यहां पर 1 यानी 1 2 और 3, तो ये 3 तो क्या है बेटे सम युग्मनजी हैं, और 1 2 और ये 3 और 3 ही क्या है यहां पर विषम युग्मनजी। तो ये इनको अगर आप लोगे तो ये तो बेटे क्या होंगे, ये होंगे यहां पर विषम युग्मनजी, विषम युग्मनजी। और इसको और यहां पर और इसे, इन दोनों को आप लोगे तो बेटे ये यहां पर होगा आपके पास में सम युग्मनजी, सम युग्मनजी, सम युग्मनजी। तो इस तरह से आपको पहचानना आना चाहिए कि सम युग्मनजी और विषम युग्मनजी क्या है। अगर अंग्रेजी के दोनों अक्षर से समान लिखा गया हो तो इसे आप याद रखिएगा सम युग्मनजी, और अंग्रेजी के अलग अलग छोटे और बड़े अक्षर से लिखा गया हो तो यह आपको याद रखना है विषम युग्मनजी। क्लियर। उसके बाद में बेटे 7वें नंबर पर शब्दावली में अपन चलेंगे, यानी लक्षणी, समलक्षणी, यानी समलक्षणी या लक्षण प्रारूप जिसको अपन कहेंगे फिनोटाइप, यानी इसको याद रखना है फिनोटाइप, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप भी कहा जाता है, यानी लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप। तो फिनोटाइप बेटे वह लक्षण होता है, यानी जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो लक्षण यानी दिखाई देते हैं। तो यह आपको याद रखना है कि फिनोटाइप क्या होता है कि जो लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे यहां देख के बताओ कि यहां पर हमारे पास में ये 4 पौधे हैं, ये 4 पौधे हैं। अब 4 पौधों में आपको 3 पौधे तो कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटे, लंबे, और एक पौधा कैसा दिखाई दे रहा है, यानी बोना। तो यही इसका लक्षण प्रारूप है। तो यहां आप देख लीजिएगा कि लक्षण प्रारूप का मतलब यह होता है कि जो लक्षण दिखाई देता है। अब बेटे ये लक्षण लंबाई के रूप में भी दिखाई दे सकता है, ये रंग के रूप में भी दिखाई दे सकता है, ये आपको आकार और आकृति के रूप में भी दिखाई दे सकता है। जैसे बीज है तो बीज को अपन देख के बता देंगे कि कौन सा गोल है, कौन सा झुर्रीदार है, कौन सा पीला है, कौन सा हरा है। तो अगर अपन पौधों का ऐसा गुण जिसको बाहर से देखकर बता सके कि ये लंबा है या बोना है, ये गोल है या झुर्रीदार है, या पीला है या हरा है, तो बेटे ऐसे लक्षण को फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप कहा जाएगा। और इसमें जो अनुपात हमें मिलेगा उसे समलक्षणी अनुपात कहा जाता है। तो ये तो लक्षण प्रारूप हो गया। दूसरा यहां पर आता है 8वें नंबर पर, और यह आएगा जीनोटाइप। इसको कहेंगे बेटे जीनोटाइप, यानी जीनी प्रारूप। इसको कहा जाता है जीनी प्रारूप। तो जीनी जो प्रारूप होता है यह हमें मिलेगा शुद्ध अशुद्ध रूप में, शुद्ध और अशुद्ध, ये याद रखना, शुद्ध और अशुद्ध रूप में, शुद्ध और अशुद्ध रूप में। जैसे यहां पर बेटे जो लंबापन है, ये लंबापन भी 2 तरह का हो सकता है, एक तो ये शुद्ध हो सकता है और एक ये अशुद्ध हो सकता है। तो यहां पर जो आपने पहले दिखा लंबा, तो लंबा और बोना ये तो दिखाई देना उसका क्या है, समलक्षणी है, यानी लक्षण प्रारूप है। लेकिन लंबे में भी अपन ने देखा कि बेटे एक तो शुद्ध लंबा है और एक अशुद्ध लंबा है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध रूप से जो लक्षण हमें मिलेंगे, तो ये लक्षण किस रूप में मिलेंगे, ये जीनी प्रारूप के रूप में मिलेंगे, जीनी प्रारूप के रूप में मिलेंगे। तो ये आपको यहां पर याद रखना है बेटे। तो लास्ट तो हमारे पास में यानी जीनोटाइप यानी जीनी प्रारूप, और जीनी प्रारूप में हमें जो अनुपात मिलेगा उस अनुपात को अपन क्या कहेंगे, यानी समजीनी अनुपात कहेंगे। तो क्या क्या शब्दावली बेटे अपन ने यहां पर ली। पहली शब्दावली अपन ने विपुंसन, ये याद हुआ होगा आपको। दूसरी शब्दावली थी हमारे पास में थैलीकरण। उसके बाद में फिर आए बेटे कारक,
कारक के बाद में मैंने आपको बताया युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी के बाद में बताया समयुग्मनजी, फिर उसके बाद में बताया मैंने विषम युग्मनजी, और विषम युग्मनजी के बाद में फिर आज अपन ने यहाँ पे लिया, तो एक तो लिया बेटे अपन ने ये फिनोटाइप और एक लिया अपन ने जीनोटाइप। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक, यानी वंशागति, और वंशागति के बाद में आज अपन ने यहां पर लिया है यानी मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावली। ठीक है बेटे, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और धन्यवाद बेटे, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।